तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। So don't make it thick and short, make it thin and long. The diagram should be symmetrical, meaningful. And remember, this opening should be narrow. जितना नैरो बना सकते हैं उतना नैरो बनाइएगा, इसको ब्रॉड मत बनाइएगा। इवन दिस पार्ट ऑल्सो शुड बी वेरी वेरी नैरो। ठीक है, इसको ब्रॉड मत बनाइएगा। So these are two narrow, passages, you can say. This is also a very thin tube. ये भी बहुत थिन ट्यूब बनानी है। This is also a narrow path. Don't make it thick and short, make it thin and long. नैरो पाथ है ये भी नैरो पाथ है, ये भी नैरो पाथ है। तो इसको ब्रॉड मत बनाइएगा प्लीज, बार बार बोल रहा हूं मैं। नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल।
यू नो दिस इज यूट्रस, इट इज पियर शेप्ड, है ना। अब अगर हम ये पार्ट ऐसे लंबा यहाँ से ऐसे और लंबा कर देंगे, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, इट शुड बी पियर शेप्ड, ऑल्दो इट इज इन्वर्टेड पियर। यस और नो? यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है, ऑल हॉलो, क्या बताया है आपको मैंने? हॉलो ऑर्गन्स की वॉल में कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स, है ना, विच आर इनवॉलेंट्री। तो यूट्रस भी एक हॉलो ऑर्गन है, हॉलो ऑर्गन की वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, हमारी विल में नहीं होती। यस और नो? और हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेमिनल प्लाज्मा बनेगा जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, smooth muscle contraction also. Yes or no? Means that is not the only function of prostaglandin, but it is one of the functions of prostaglandin to bring about smooth muscle contraction. ठीक है, इतना बनाने में कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी है ना। अगर आपने इतना पार्ट बना लिया है, आप समझिए आपने पूरा पहाड़ पास कर लिया, कुछ नहीं बचा अब। इट इज सो सिंपल। अब तो बस लेबलिंग करनी है और इसको सजाना है। फिम्बरी भी बना दी, फ्लैप लाइक बहुत सारी होती हैं, है ना, कि अगर मैंने 5 बनाई तो आप भी गिन के 5 मत बनाना, आई हैव टोल्ड यू। मैं जब भी बनाता हूँ 5 ही आती हैं, 6 आती नहीं, पता नहीं क्यों, आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स। ये क्या है ये? है ना, फेलोपियन ट्यूब जानते हैं किसे कहते हैं? ट्यूब का मतलब हॉलो, हाँ या ना? व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू यू शुड लिसन इट। ट्यूब का मतलब होता है हॉलो। देखो ये है, ठीक है, ये क्या है? फिम्बरी। ये उंगलियां नहीं है, फ्लैप हैं ये, फ्लैप समझते हैं, ब्रॉड होंगे। और ये जो हाथ है, इसे समझ लो ये खोखला है अंदर से, तो यहां से कोई भी चीज इस ट्यूब में जा सकती है। आप समझ रहे हैं बात? लाइक दिस, ये पूरी ट्यूब हॉलो है, एंड इट इज वेरी वेरी नैरो। फेलोपियन ट्यूब नाम है खाली, बट एक्चुअल नेम होता है ओविडक्ट। क्या होता है? ये आप हमेशा याद रख लिए जिंदगी भर के लिए। एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है? ओविडक्ट। और ह्यूमन में, फीमेल में ओविडक्ट का नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब, जो कि दो हैं, एक इधर है और एक इधर है। यस और नो? सो व्हाट इज फेलोपियन ट्यूब? इट इज द नेम ऑफ ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट इन एनिमल इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसको अलग से कहीं लिख लीजिए, हर एनिमल में, जितने भी एनिमल ग्रुप आप पढ़ेंगे, वहां पर ओविडक्ट बिकम्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ओविडक्ट का नाम रख दिया है फेलोपियन ट्यूब ह्यूमन में। जैसे जिम्नोस्पर्म में स्ट्रोबलस बोलते थे, और एंजियोस्पर्म में फ्लावर बोल दिया, कलेक्शन ऑफ स्पोरोफिल्स को। यस और नो?
ये बादाम जैसा लग रहा है कि नहीं? पक्का? तो आप बोलेंगे ना ओवरी इज आलमंड शेप्ड? बोलो, डायग्राम शुड बी मीनिंगफुल। ओवरी इज आलमंड शेप। ऑल दो देखिए, आप जब डायग्राम बनाए तो ये इतना पॉइंटेड मत बनाना, थोड़ा सा ब्लेंड कर देना। ठीक है भाई? बच्चों, यस और नो तो बोल दिया करिए। शाबाश। ये ओवरी, ये जो पेल्विक रीजन है ना, यू नो इन ह्यूमन फीमेल पेल्विक बोन इज मच ब्रॉडर एज कंपेयर टू मेल। पेल्विक बोन समझते हैं? पेल्विक गर्डल, गर्डल कहते हैं कॉलर को। तो क्लास 11 का चैप्टर था मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वहाँ स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। तो ये जो पेल्विक गर्डल है, ये बिल्कुल बेसिन की तरह होता है। यू नो बेसिन, परात जिसमें रेता भर के लाते हैं मजदूर, वॉश बेसिन। तो पेल्विक गर्डल बिल्कुल बेसिन लाइक है, और पीछे से कौन आ गया सपोर्ट के लिए? वर्टिब्रल कॉलम। आप समझ रहे हैं? ये इसलिए ब्रॉड है क्योंकि यूट्रस में जब बेबी होगा, फीटस होगा, तो यूट्रस का साइज बड़ा होगा, तो वो बेसिन जो है वो वहां सपोर्ट दे रहा है नीचे से। कुछ समझ में आ रही है बात? और हमें ये भी मालूम है कि पेल्विक गर्डल के दो हाफ थे, हमने पढ़े थे, है ना भाई? टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल। अगर आप याद करेंगे 11th क्लास में मूवमेंट एंड लोकोमोशन, तो एक हाफ ये था, एक हाफ ये था। एक हाफ तीन हड्डियों से जुड़ करके बना था, इलियम इस्चियम प्यूबिस। याद आ रहा है? तो इस पूरे हाफ का नाम भी मैंने बताया था, ऑस इनोमिनेट। ऑस इनोमिनेट, ये दोनों काहे से जुड़ते हैं? जी। एक ही बच्चे को क्यों याद है? पेल्विक गर्डल की जो दो बोन हैं, दोनों हाफ, एक एक बोन तीन तीन बोन के फ्यूजन से बनी है, इलियम इस्चियम प्यूबिस से। तो उन दोनों हाफ को कौन जोड़ता है? याद रहना चाहिए, बोला था मैंने 11th पे भी। इसका नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिका। क्या होता है ये? क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्या होता है ये, और कहाँ लिखेंगे, और कितना बड़ा लिखेंगे, कि जब देखें दिखाई दे जाए। कॉपी में ऊपर की जगह में तो आप कुछ लिखते ही नहीं ना, जहाँ से लाइंस या स्ट्रेशन स्टार्ट होती है वहां से लिखते हैं। तो ऊपर की जगह खाली है, वहां पर किसी और रंग से लिख दीजिए, बड़ा बड़ा। पेल्विक गर्डल की दो हाफ को जोड़ने वाले टिश्यू का नाम है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और सिम्फाइसिस प्यूबिका क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू है। अरे भाई, कोई किसी को जोड़ रहा है तो क्या है वो? हाँ या ना? तो जो कनेक्टिव टिश्यू पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ को जोड़ता है उसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये 11th में भी पढ़ते हैं, ये 12th में भी याद रखना है हमें। यू गॉट इट? तो अब सोचने की बात यह है कि ये जो ओवरी हैं ये तो भाई गिर जाएंगी बच्चों, है ना? तो इनको टांगा जाएगा किसी चीज से, किसी चीज से टांगा जाएगा कि नहीं? किस चीज से टांगा जाएगा? आप बोल दीजिए लिगामेंट से। काहे से? आपको 11th में ये पढ़ाया गया कि बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ते हैं, ये थोड़ी पढ़ाया गया था कि लिगामेंट सिर्फ बोन से बोन को ही जोड़ेंगे। फर्क समझ रहे हैं कि नहीं? आप बड़े हो गए ना एक साल, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो और ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। तो अगर ये बोला कि बोन टू बोन लिगामेंट, तो लिगामेंट खाली बोन के लिए फिक्स हो गए? नॉट एट ऑल, है ना? ये ओवरी को जोड़ने वाला लिगामेंट है, तो इसका नाम रख देंगे हम ओवेरियन लिगामेंट। कोई दिक्कत? अब देखो ओवरी हैंग हो गई कि नहीं? काय से? ओवेरियन लिगामेंट से। ठीक है? ये क्या बना रहा हूँ? कुछ तो होगा ये भी लिगामेंट है। भाई ये सारा जो टिश्यू है ये हैंग तो होगा ना, तो काय से जोड़े गए दाएं बाएं? जो डिफरेंट वॉल्स अंदर हैं उनसे अटैचमेंट के लिए लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है? अब लेबलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। बस एक खास चीज रह गई है, माई फेवरेट, दिस ब्लू लाइन, वाई माई फेवरेट, यू विल कम टू नो।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए याद रखने के लिए। सारा खेल तो यहीं देखने को मिलेगा। एनिमल टिश्यू, क्लास 11 चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। उस चैप्टर का एक ही पार्ट हमारे सिलेबस में था, एनिमल टिश्यू, बाकी सब डिलीटेड था 11th में। नीट में तो आता है ना, कॉकरोच आता है, अर्थवॉर्म ऑफ फ्रॉग नीट में भी नहीं है। बट हमें ये देखना है बेटा कि एनिमल टिश्यू में जो हमने पढ़ा था क्या वो हमें याद है? सीलिएटेड एपिथेलियम, याद आया? अगर कोई ट्यूब है, ये रही ट्यूब, और यहां पर ये सेल्स हैं, इस ट्यूब की वॉल में सिंगल सेल की लेयर है, ये ल्यूमेन होगा ना, बीच की खाली जगह, तो इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। सेल के फ्री सरफेस का मतलब जानते हो क्या हुआ? सेल की वो साइड जो ल्यूमेन की तरफ पॉइंट कर रही है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस ऑफ द सेल, क्योंकि ये ल्यूमेन की तरफ है। भाई देखो, ये साइड अटैच है, ये साइड अटैच है, ये साइड अटैच है, फ्री कौन सी है? जो ल्यूमेन की तरफ है। उसमें सीलिया हैं, तो सीलिया कहाँ होते हैं? सेल्स के फ्री सरफेस पर होते हैं, ठीक है। और सीलिया कहाँ से निकल रहे हैं? बेसल बॉडीज है, इसमें ही बेसल बॉडीज होंगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, ये सीलिया मैंने हवा में लटका दिया, तो ये सब बेसल बॉडीज होंगी यहाँ पर। ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब की वॉल में। कौन सी वॉल में? एक ही वॉल है फेलोपियन ट्यूब की, और उसका जो फ्री सरफेस है ट्यूब के ल्यूमेन की तरफ, वहां सीलिया होते हैं। ये सब जानना जरूरी है क्योंकि विजुअल में भी आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि 200 से 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ जो ट्रेवल करके आ रहे हैं सिंगल इजैकुलेट में, कितने? 200 टू 300, ठीक है भाई, 200 टू 300 मिलियन। इसका 60% कितना हुआ? अपर वैल्यू को ले लीजिए, 6 3 9, क्या बात है। अभी तो और आगे भी आएगा, 2 की पावर 3 6 भी आएगा अभी। ये तो मैंने चैलेंज दे रखा है, अभी तो असर थोड़ा थोड़ा हुआ है। 6 3 9, 1.8, 180, 6 3 180, 6 3 1.8। अरे मैंने 6 3 पूछा। 180 मिलियन, इसका 40% बताओ। 18 6, इसीलिए हमारे पास बायो है। 18 की टेबल याद करके आना कल को। क्या क्या मतलब हालत देखो भाई क्या हो रही है। 18 4 18 4, ठीक है, और 3 6। तो सिंगल एजैकुलेट में जो 200 टू 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होते हैं, उनके 60% कैसे होने चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। कैसे? और उसका 40% यानी कि 72 मिलियन, ये कैसे होने चाहिए? विग्रस मोटिलिटी के। कैसे? विग्रस का मतलब बहुत तेजी से चल रहे होंगे। रीजन ये है कि इनमें से पता नहीं कितने सारे तो यहीं दब के मर जाते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम में ट्रैप हो जाते हैं। सिर्फ एक फ्यूज करेगा जाकर के ओवम से, ओवम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। अब इस बात को हम किस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता बुक हमें क्या सिखा रही है। टेक आउट द बुक। पता है ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि एक ह्यूमन मेल को हम नॉर्मली फर्टाइल कब माने? क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक ह्यूमन मेल फर्टाइल है, कैसे प्रूव होगा? तो आप कहेंगे कि उसके सिंगल इजैकुलेट में 200 टू 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होने चाहिए, उसका 60% दैट इज अराउंड 180 मिलियन, है ना। या इसकी भी रेंज बना सकते हैं आप, 120 टू 180 मिलियन नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, ठीक है।
और इसका फिर 40%, 48 to 72 मिलियन, इट शुड बी ऑफ विगरस मोटिलिटी। ये बुक में लिखा हुआ है, इसको मार्क करिए। आई कैन गिव यू द रेफरेंस। पेज नंबर 48। हम ये समझ लेते हैं कि इसका 60% तो नॉर्मल शेप और साइज का होगा, और जो बचा हुआ 40% है वो विग्रस मोटिलिटी का होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या है? अच्छा, तुम लोग ना अगर कुछ गलत बोलते हो, मैं हंसता हूँ, तुम्हें बुरा लगता होगा, है ना? लेकिन ये सब हरकतें सब करते हैं। मैंने आपको बताया था एक बार, बहुत पुरानी बात हो गई, जब हमने आप लोग ना कुछ जैसे कार वगैरह होती है, बाइक होती है, आप उसको बेच देते हैं, सेकेंड हैंड खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं। यस और नो? तो मैंने आरुषि बेटा जिसको अपनी कार बेची, मैंने एक लेटर लिखा स्टैम्प पेपर पे, उसके साइन कराए कि इस तारीख को मैंने इसे कार बेच दी है, आगे से जिम्मेदारी इसकी है, अब तक की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि पता नहीं वो ट्रांसफ़र कब कराए, क्या करे उसके साथ। अब वो लेटर मेरे पास आया, वो हाथ बहुत जो पुराने कागजात देखे तो लेटर हाथ में आया, उसमें देख करके मैं हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गया। उस दिन भी मैं सोच रहा था कि राइट वर्ड क्या होता है, तो मैंने वो लिख दिया था उस लेटर में, आई हैव सेल्ड माई कार। आज भी लिखा हुआ है, वो लेटर संभाल के रखा है मैंने। तो 6 3 9 कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो? मैंने भी करी है ऐसी हरकतें, अब भी करते हैं हम लोग। तो अभी 5 6 साल के बाद पता चला, वो लेटर हाथ आया कि यार ये क्या लिखा था, क्या बेवकूफ़ी करी थी, उसके भी साइन हो रहे हैं, मेरे भी। वहां पे लिखा हुआ है, मैंने उसे ऐसे सर्कल कर दिया, आई हैव सेल्ड माई कार। माई इंग्लिश इज वेरी गुड। यस और नो? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे से बोल रहे हैं अभी सोल्ड, अपना चेक कर रहे हैं हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। अरे सबको पता है सोल्ड होता है, बट हो गया तो हो गया, उसमें क्या है? यस और नो? तो आप समझ गए, इसका 60% ये होना चाहिए, और इस 60% का 40% ये होना चाहिए। ये नहीं कि जो बचा हुआ 40% है उसको विग्रस मोटिलिटी में डाल दो। बुक का मीनिंग क्या निकल रहा है, पढ़ा आपने? नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो स्पर्म काउंट है वो कितना होना चाहिए, ये बताया गया है बुक में। नॉर्मल फर्टिलिटी का मतलब ह्यूमन मेल फर्टाइल है, उस नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए आप बताएंगे कि सिंगल इजैकुलेट में 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ होना चाहिए, आउट ऑफ विच 60% शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज। और बुक में कैसे करके लिखा है? एंड 40% ऑफ देम का मतलब जो उस 60% थे उसके बचे हुए 40% नहीं। कि आप बोल दे 180 यहाँ निकल गए, अब जो बचे 120 मिलियन, वो नहीं, वो तो गए काम से, उनको काउंट ही नहीं कर रहे हम। तो इसीलिए मैंने आपको नंबर लिख करके दिखाया है कि पहले 60 निकालो, फिर उसका 40 निकालो, बचे हुए 40 को काउंट मत करो। ऑल राइट, ये है नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए। तो ये सब कहाँ ट्रैप हो जाएंगे, बहुत सारे खत्म हो जाते हैं रास्ते में। देखो बहुत लंबा रास्ता है, इनको ट्रेवल करके यहाँ आना है, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही पहुंचेगा, पहुंचेंगे बहुत सारे, लेकिन पहले के कांटेक्ट में आते ही बाकी सबके लिए एंट्री बंद हो जाएगी। दिस आई विल मेक यू राइट, डोंट वरी। ठीक है, चलो इसकी लेबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। यह है बच्चों यूट्रीन कैविटी। कोई भी चीज जो यूट्रस की होगी उसे क्या बोलेंगे? यूटेरीन। ये क्या है? यूट्रीन वॉल। क्या मतलब हुआ? यूट्रस की वॉल। यूट्रस की कैविटी का नाम रख दिया यूट्रीन कैविटी। ये है देखो फंडस, याद है स्टमक में भी पढ़ते थे, एक कैविटी जहां पर गैसेस रिजाइड करती हैं, लेकिन ये फंडस यहाँ पर कोई गैसेस के लिए जगह नहीं है। फंडस ये थोड़ा सा बल्ज है, और ये ना ये ब्रिज है, तो इसका नाम है ओवेरियन इस्थमस। लेकिन हम सॉरी यूट्रीन इस्थमस, नॉट ओवेरियन। ओवरी यहाँ कहाँ से आ गई? इस्थमस का मतलब लिख लीजिए ब्रिज।
इस्थमस का मतलब ब्रिज। और ये अंदर का जो नैरो पोर्शन है ये है यूट्रीन पार्ट, यूट्रस का ही पार्ट है यूट्रीन पार्ट, जो अटैच हो रहा है फेलोपियन ट्यूब से। ठीक है, ब्रिज बाहर का एरिया है जो जोड़ रहा है, और अंदर का जो एरिया है बहुत नैरो, वो यूट्रीन पार्ट है। ये है ब्रॉड लिगामेंट, ग्रीन वाले। अब ये जो है ना, ये बल्ज है, इसका नाम रख दिया एम्पुला। एम्पुला एक बल्ज को कहते हैं, फूला हुआ हिस्सा। फिर उसके बाद में एक ब्रॉड पार्ट आ गया। आपको पता है बॉटनी में या फ्लावर्स आपने देखे हैं, बेल शेप फ्लावर्स होते हैं, ऑरेंज कलर के, ब्रिंजल कलर के बेलें होती हैं उसमें, बेल शेप फ्लावर्स आते हैं। तो फनल शेप या बेल शेप स्ट्रक्चर को बायो में बोलते हैं इनफंडिबुलम। कहीं पर भी ये लिखा हो इट मींस बेल शेप और फनल शेप, इनफंडिबुलम बेल शेप, तो ये इनफंडिबुलम है साहब, इनफंडिबुलम। ठीक है, देखो मैंने एम्पुला पे डबल स्टार लगाया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, कुछ बुक्स में गलती हो सकती है, कुछ में नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी में भी गलती ना मिले। कुछ एनसीईआरटी में जो पहले आई, मतलब ये होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। पहले कोई बात लिख दी, उसके लिए किसी ने क्लेम किया तो फिर दोबारा सही करके लिख दी, फिर किसी और ने क्लेम कर दिया, फिर वैसे ही कर दिया। तो आप कहते हैं हमारे पास 2020 की किताब है उसमें ये है, आप फिर दूसरा बोलता है हमारे पास 21 की किताब है उसमें तो ये हो गया, फिर कहा नहीं 22 में फिर ये हो गया। तो वो क्लेम्स होते रहते हैं, बट राइट थिंग यू शुड लर्न। ये इसलिए स्टार लगाया, दिस इज द साइट ऑफ सिनगेमी फ्यूजन। कहाँ होगा? एम्पुला। कुछ किताबों में लिखा हुआ है जहां एम्पुला और इस्थमस फ्यूज करते हैं, एम्पुला और इस्थमस फ्यूज करते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। और कुछ जगह लिखा है एम्पुलरी रीजन, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ बुक में रेफरेंस, उस पेज को जरा निकालिए अपनी बुक में। बेटा पेज नंबर 51, आर्टिकल फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन 3.5। यहां पर देखिए अपनी बुक में, चेक करिए क्या लिखा हुआ है। फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। हाँ या ना? एम्पुलरी इस्थमिक रीजन तो किसी किताब में नहीं है। कुछ बुक्स में एम्पुलरी इस्थमिक रीजन भी हो सकता है लिखा हुआ, उसको चेंज करके एम्पुलरी रीजन कर लेंगे। फिर नीचे चलिए, द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो सारी बुक्स में यही सही है। ठीक है, कहीं पर एम्पुलरी इस्थमिक रीजन तो नहीं है किसी किताब में, बहुत अच्छी बात है। कुछ बुक्स में मिल सकता है एम्पुलरी इस्थमिक रीजन, उसे काट देना। क्या सही हो गया है? फर्टिलाइजेशन की साइट है एम्पुलरी रीजन, ठीक है। कुछ बुक्स में एम्पुलरी इस्थमिक रीजन मिलेगा, उसे काट के सही कर लेना पेज 51 पे। इट इज नॉट एम्पुलरी इस्थमिक रीजन, इट इज एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसीलिए इसको डबल स्टार लगा दिया है। ये फिम्बरी है। बेटा फिम्बरी को इंक्लूड नहीं करा जाता है किसमें? सिंगुलर होता है फिम्ब्रा और प्लूरल होता है फिम्बरी। इसको फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये पार्ट नहीं है, आउटग्रोथ है। किसकी? इनफंडिबुलम की। तो पार्ट कहां से गिनते हैं हम? इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। ठीक है, फिम्बरी क्या है उसकी? आउटग्रोथ है, तो दे आर नॉट काउंटेड एज अ पार्ट। उसके बाद में आ गई बेटा ओवरी, विच इज एलमंड शेप्ड। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ओवेरियन लिगामेंट। इसका सही नाम एक्चुअली मीजोवेरियम है, अगर याद रह जाए आपको तो, मीजोवेरियम। अदरवाइज ओवेरियन लिगामेंट से भी काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट एट ऑल। नाउ कमिंग ऑन टू द यूट्रीन वॉल।
अब देखो यहां से ओवम रिलीज होगा, यहां चला जाएगा, ठीक है, और यहां भी गिर सकता है। आप समझे? यहां फर्टिलाइजेशन होगा, यहां जाइगोट आ सकता है। ये तो खुली हुई ट्यूब है। एक केस मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था, मैंने कोई उसका रेफरेंस चेक नहीं किया, उसको क्रॉस चेक नहीं किया कि भाई डॉक्टर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, कि एक फीटस का डेवलपमेंट यहाँ भी हुआ है इंटेस्टाइन्स में, उनके बीच में, और 7 मंथ के बाद उसको सिजेरियन से निकालना पड़ा। मिरेकल्स ऑलवेज हैपन, उन्होंने बताया था मुझे ऐसा। हाँ लेकिन अगर जाइगोट बनने के बाद यूट्रस में नहीं आता है, यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाए, तो दर्द होगा कि नहीं मदर को? क्योंकि ये नैरो ट्यूब है, बहुत सीवियर पेन होता है। एम्ब्रियो आ ही नहीं रहा है यहाँ पर, यहीं डेवलप हो रहा है या यहाँ डेवलप हो रहा है। इसको कहते हैं एक्टो। एक्टो माने, एंडो माने, तो एक्टो माने एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत सीवियर पेन होता है, एंडोस्कोपी के लिए जाना पड़ता है फिर मदर को। एक्टोपिक क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो एनीवेयर एक्सेप्ट द यूट्रस, चाहे फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये फिर सक्सेसफुल नहीं है कि आप यहाँ डेवलप नहीं करा सकते ना पूरा। ये है मेन रीजन डेवलपमेंट के लिए फीटस के। तो यहाँ आ जाते हैं आप, ये देखिए भाई, आप ये देख रहे हैं, ये कैसी बनाई गई है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये। स्टमक में म्यूकोसा नाम याद आया है ना? इस लेयर का नाम है जो सबसे अंदर है, एंडोमेट्रियम। चैप्टर 1 में याद आ गया होगा। मैं क्या लिखूंगा इसके नीचे? रिचली वेस्कुलराइज्ड। आपको ऐसा लगेगा एंडोमेट्रियम जब आप देखेंगे कि इसमें काले रंग के बिना पत्तों वाले पेड़ों की शाखाएं हैं, जैसे पतझड़ होता है, पतझड़ होता है तो पेड़ कैसे दिखते हैं? बस डालियां ही डालियां होती हैं। तो एंडोमेट्रियम ये बड़ा होने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बहुत बड़ा मास बन जाता है। बड़े को बोलते हैं डेसिडुआ, जो गिरता भी है। डेसिडुआ, सुना है डेसिडुअस फॉरेस्ट? बड़े बड़े पत्ते होते हैं पेड़ों में और गिरते हैं। डेसिडुअस टीथ, मिल्क टीथ, जो गिरते हैं, है ना? तो शेडिंग होगी, डेसिडुअस का मतलब शेडिंग होगी, मांस बनेगा और फिर उसकी शेडिंग होगी। अब आपको मैंने क्या बोला कि ये जो लेयर आप देखेंगे इसमें आपको क्या दिखेंगे? कि पतझड़ जैसे पेड़ खड़े हुए हैं इसमें काले रंग के, देखेंगे? पेज 50 निकालिए। पेज 50 पर देखो, ये जो रेड कलर का पहाड़ बनना शुरू हुआ फिर बड़ा होता चला गया। कैन यू सी दैट? है ना भाई? ये देखिए, ये लीजिए साहब, ये बड़ा होता चला गया। इसमें ये जो काले काले पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये लाइंस दिख रही हैं, नेटवर्क लाइक, ये क्या है? ब्लड वेसल्स। मैंने बताया था एंडोमेट्रियम की वॉल कैसी होती है? रिचली वस्कुलराइज। इसमें बहुत डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपलरीज का, ठीक है। और इस पहाड़ के बीच में सफेद सफेद रास्ते दिख रहे हैं आपको, है ना? इस रास्ते में कोई जाएगा, वो पता चलेगा कौन जाएगा। तो ये एंडोमेट्रियम के बीच में ये रास्ते मैंने बनाए कि नहीं बनाए? ये तो ये म्यूकोसा है, यूट्रीन म्यूकोसा भी कहते हैं, बट राइट नेम इज एंडोमेट्रियम। और इसमें डेंस नेटवर्क होता है ब्लड कैपलरीज का। बीच वाली लेयर पर आ जाते हैं, ये वाली ब्लू वाली लेयर, ठीक है। इस लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। मायो माने मसल, मसल के लिए दो वर्ड यूज करते हैं, मायो और सार्को। 11 से सीखा है हमने, मायो और सार्को। तो मायोमेट्रियम में कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल्स, एंड स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। और आउटर मोस्ट लेयर का नाम, ये तो है यूट्रीन म्यूकोसा, सबसे अंदर की लेयर म्यूकोसा, एंडोमेट्रियम। और ये बाहर क्या है? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है? हर ऑर्गन के बाहर
विसरल पेरिटोनियम चैप्टर 4 में पढ़ाया था एनिमल किंगडम में। इनर मीजोडर्म, हाँ या ना। पेरीमेट्रियम आ गया। तो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम बुक में मार्क करिए तीनों। बुक हर बार बंद कर देते हैं। इसको एपीमेट्रियम भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। जो हमारी बुक में लिखा होगा हम वही लिखेंगे, हाँ या ना। पेज नंबर 46 पर क्या है? पेज 46 बोल्ड टेक्स्ट में लिखा होगा, बोल्ड टेक्स्ट में क्या नाम लिखा है? पेरीमेट्रियम, है ना। और उसके बारे में लिखा क्या है ये? The external thin membranous perimetrium, the middle thick layer of smooth muscle myometrium, and inner glandular layer called endometrium. ग्लैंडुलर क्यों है? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स का बहुत डेंस नेटवर्क है। और यही एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर गिरता है, इसकी शेडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ आ जाओ, ये एक ओपनिंग है अंदर की तरफ, तो इसका नाम है इंटरनल ऑस। हालांकि ऑस का मतलब होता है इसका, ऑस माने इसका। ये है सर्वाइकल कैनाल, और ये है एक्सटर्नल ऑस, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं सर्विक्स। देखो यहां जरा सी दिक्कत है। दिक्कत यह है कि सर्वाइकल जो है ना, वो हम गर्दन से रिलेटेड बात करते हैं, यस और नो। सर्वाइकल वर्टिब्री। लेकिन सर्विक्स की भी जो बीच की खाली जगह है उसका नाम भी सर्वाइकल कैनाल है। सेम स्पेलिंग, नो चेंज। तो इसका ध्यान भी रखना है हमें, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद में ये मस्कुलर ट्यूब है, दिस इज अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड विजाइना। और इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल। ये वो रास्ता है जिसे तय करके हम लोग भी दुनिया में आए हैं, हाँ या ना। ईच वन ऑफ अस हैज फॉलोड दिस पाथ। व्हाट इज बर्थ कैनाल? cervix along with vagina, which is a muscular tube. It is called the birth canal. And this is hymen, a membranous covering. अब देखो, ये जो सेमिनल प्लाज्मा है ना, ये यहां से चलेगा, देख रहे हैं, यहां से यहां से यहां से, और जिस तरफ ओवम सीटेड होगा अपने आप उधर पहुंचेगा। कल भी बताई थी ये बात पिछली क्लास में, हाँ या ना। लेकिन अब जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ आपको बुक में मिलेगा, बट एज अ टॉपिक उसको हम सेपरेट कर लें, क्योंकि स्कूल में जरूर पूछा जाएगा, राइट। एंड द टॉपिक इज कैपेसिटेशन। अलग से लिखेंगे बेटा इसे। डायग्राम इज ओवर। अब इस डायग्राम में हमारा टारगेट कौन होगा बच्चों? ओवरी, हाँ या ना। भाई क्या करा था वहां पर? चैप्टर 2 में मेल पार्ट पढ़ा, फीमेल पार्ट पढ़ा, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सेम इज द थिंग है यार। यहाँ मेल पार्ट कंप्लीट करा, फीमेल पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सेम चैप्टर है, सेम सेम सीक्वेंस हम लेकर के चल रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए कैपेसिटेशन। आई होप यू हैव कंप्लीटेड द डायग्राम। कैपेसिटेशन लिखिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेल गैमीट। कैपेसिटेशन, it is the process of activation of spermatozoa in female reproductive tract, in female reproductive tract। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? लार्जेस्ट सेल तो आपको पता होगा, नर्व सेल, 1 मीटर लंबी, परकिंजी नर्व सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? आरबीसी तो सेल ही नहीं है, वो तो कॉर्पसेल है।
फ्रेगमेंट है। अच्छा है, प्लेटलेट भी सेल नहीं है, वो भी फ्रेगमेंट है। इट इज स्पर्मेटोजोआ, ह्यूमन की सबसे छोटी सेल। ठीक है। सी, कहाँ पहुंचना है इसे? यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है उसका नाम क्या है? कैपेसिटेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द ड्राइविंग फोर्सेस। मतलब जो हम लिखने जा रहे हैं यही रीजन है एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। कैसे कैसे उनको ड्राइव किया जा रहा है, कहां तक? एम्प्यूला तक, जहां पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जो ड्राइविंग फोर्सेस है, नंबर वन, चेंज द लाइन, नंबर वन, फोर्स ऑफ इजैकुलेशन ड्यूरिंग कपुलेशन, मेटिंग। सी ओ यू भी लिख सकते हैं, सी ओ भी लिख सकते हैं। मेल और फीमेल की जो मेटिंग होती है उस टाइम जो इजैकुलेशन होगा, देखिए उससे सेमिनल प्लाज्मा यहां आ गया। ठीक है, अब यहां से आगे कैसे बढ़ेगा? तो आपको पता है पॉइंट नंबर 2 जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो लिखने जा रहे हैं, राइट डाउन। सेमिनल प्लाज्मा यहां आ गया, उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन थे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे? यूट्रस के मसल का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, तो धीरे धीरे स्पर्मेटोजोआ यहां तक आ जाएगा, यूट्रीन पार्ट तक। आगे कौन है यहां पर? सीलिएटेड एपिथेलियम, वो और आगे बढ़ा देगा। तीन चीजें हो गई, नंबर वन फोर्स ऑफ इजैकुलेशन, नंबर टू राइट डाउन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फिर से स्पेलिंग लिख दूं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट इन सीमेन, इन सीमेन brings about mild contraction, of uterus, of uterine muscles, ऐसे लिख दीजिए, brings about mild contraction of uterine muscles, ठीक है, which further अब हम इसमें पुश वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? हम लिखेंगे which further propels the spermatozoa, which further propels the spermatozoa towards the fallopian tube। तो पहला क्या हो गया? पॉइंट नंबर वन, force of ejaculation during copulation, then number 2 the prostaglandins present in semen brings about mild contraction of uterine wall which further propels the spermatozoa towards fallopian tube। number 3 the inner lining, अंदर की दीवार को क्या कहते हैं? इनर लाइनिंग। बाहर की दीवार को कहते हैं आउटर लाइनिंग। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ fallopian tube, the inner lining of fallopian tube is made up of ciliated epithelium, comma the cilia on beating, cilia बीट करते हैं ना, ऐसे मूव कर रहे हैं लाइक एन ओर, जो नाव में चप्पू होता है। ठीक है, the cilia on beating further propels the spermatozoa towards ampullary region, अभी तो पढ़वाया था बच्चों, ampullary region of fallopian tube,
वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इसको लेकर के भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन में हाफ मार्क आता है उनका। पूछ लिया गया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, लिख करके आ गया एम्पुलरी रीजन, खत्म, छुट्टी। क्या लिखना है, एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल, पूरा लिखना है। खाली एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी नहीं लिखना है, एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऑल राइट, तो our नेक्स्ट टारगेट इज ओवरी। इसका हम सेक्शन देखेंगे पूरा, और उस सेक्शन में अंदर देखेंगे ओवरी के डायग्राम से आपके 3 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। समझे, ओवरी के डायग्राम को अगर आपने सीख लिया तो 3 बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार होंगे। ये डायग्राम कौन सा था, 6 डायग्राम पे बेस्ड है पूरा चैप्टर, बोला था मैंने आपको। ये कौन सा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, टेस्टिस हुआ, है ना। मतलब आप स्पर्मेटोजोआ के डायग्राम को भी इंक्लूड करेंगे, इतनी बहस करेंगे। टेस्टिस का सेक्शन जरूर इंक्लूड करेंगे हम, वो 3 हो गए, है ना। चलिए, ये 4th है, गुड।